हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। मैं सौरभ पाल आप सबका स्वागत करता हूँ अनकवर केमिस्ट्री में। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर मैनकाइंड। ये सबके लिए ओपन टॉपिक है, सबको ये समझना चाहिए एंड समझ सकते हैं सब लोग। तो ये टॉपिक का नाम है फोटोडायनामिक थेरापी। ये एक कैंसर थेरापी है, ये एक डेवलपिंग थेरापी है और ये अगर बहुत अच्छे से डेवलप हो गया तो इट विल बी ए गिफ्ट टू मैनकाइंड। हम सबको पता है कैंसर का बहुत सारा थेरापीज है, लाइक रेडिएशन थेरापी, केमोथेरापी, लेकिन उन सब का अलग से एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, हम सबको पता है इसके बारे में। तो हम लोग का भी एक ऑल्टरनेटिव कुछ चाहिए जो शायद इन फ्यूचर ये फोटोडायनामिक थेरापी हो सकता है। तो उसको ही आज मैं समझाऊंगा थोड़ा बहुत। उसको समझने के लिए पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो फोटोडायनामिक थेरापी है ये कैंसर थेरापी है, मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया। कैंसर क्या है एक्चुअली? ऑल फॉर्म्स ऑफ कैंसर कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और एब्नॉर्मल सेल डिवीजन। अगर हम लोगों ने वो एब्नॉर्मल सेल डिवीजन बंद ना किया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हो जाएगा। अल्टीमेटली द पेशेंट में डाई। तो उस पेशेंट को बचाने के लिए हम लोग को उस स्प्रेड को रोकना पड़ेगा, उस ट्यूमर को मारना पड़ेगा अच्छे से, पूरा अच्छे से मारना होगा, नहीं तो ये स्प्रेड होता रहेगा। The cause of cancer is not yet understood properly. The cause of cancer is diverse. It includes both external and internal factors. External factors such as taking of different kinds of medicines, chemicals, exposure to viruses, and radiation therapies. These are some external factors by which cancer may happen. And internal factors such as hormones, then you can say inherited mutations, or suppose immune response and immune system, immune conditions, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। तो इसीलिए ये फोटोडायनामिक थेरापी क्या है, इसको कैंसर को मारने के लिए एक थेरापी है जिसका मेन 3 कंपोनेंट्स है, लाइट, ऑक्सीजन एंड फोटोसेंसिटाइजर। फोटोसेंसिटाइजर एक केमिकल ड्रग है, फोटोसेंसिटाइजर एक केमिकल ड्रग है। और लाइट, ऐसा नहीं कि लाइट इस थेरापी में फर्स्ट टाइम यूज किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एंशियंट टाइम से एंशियंट इजिप्शियन, इंडियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशंस they used to use light to treat some diseases. Suppose in skin cancer type and smallpox and various kinds of diseases they used to treat by using light therapies. And then on later 19th century in Denmark, Finsen बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट फाइंड आउट किया कि on red light exposure smallpox can be prevented and it can be cured as well. Similarly उन्होंने ही बोला था on exposure to UV light from sunlight cutaneous tuberculosis can be cured. So that was the beginning of modern light therapy and phototherapy. उसी को ध्यान में रखते हुए फोटोडायनामिक थेरापी कुछ ऐसा ही है, इससे हम लोग कैंसर सेल को मार सकते हैं। इसमें क्या है, लाइट एंड ऑक्सीजन एंड फोटोसेंसिटाइजर यूज होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले फोटोसेंसिटाइजर क्या है, एक केमिकल ड्रग है जो हम लोग लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। बहुत सारा नेचुरली ऑकरिंग पिगमेंट्स है, उसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेके हम लोग फोटोसेंसिटाइजर प्रिपेयर कर सकते हैं। फोटोसेंसिटाइजर क्या है, आई विल टेल यू लेटर। तो कुछ इस तरह होता है फोटोसेंसिटाइजर का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं टेट्रापाइरोलिक स्ट्रक्चर। इसका नाम है पोर्फिरिन, ये मेन कोर है। एक फोटोसेंसिटाइजर का मेन कोर कुछ इस तरह होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोर्फिरिन रिंग ही होना पड़ेगा, बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक्ट एज फोटोसेंसिटाइजर। ये मॉलिक्यूल देखा गया बहुत ही अच्छा फोटोसेंसिटाइजर बनता है। इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को चेंज करते हैं बाय सिंपल मॉडिफिकेशन इन द सब्स्टिट्यूएंट। The whole activity of photosensitizer can be changed. It can be enhanced, it can be reduced. The activity. तो यहाँ पे क्या है, पोर्फिरिन टाइप मॉलिक्यूल है, ये एक टेट्रापाइरोलिक सिस्टम है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा बॉडी का ब्लड के स्ट्रक्चर के साथ बहुत मैच करता है। इसीलिए ये फोटोसेंसिटाइजर एक्चुअली क्या है, एक ड्रग है। तो पहले वो इस ट्रीटमेंट में इस ड्रग को पहले क्या करना होगा, एडमिनिस्टर करना होगा पेशेंट का बॉडी में। तो ये बॉडी इजीली रिसीव कर लेगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है। तो बॉडी एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा वो हीमोग्लोबिन है या कुछ फॉरेन मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम लोग को पता है बॉडी इजीली कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल को एडॉप्ट नहीं करता। तो अंटिल अनलेस उसका स्ट्रक्चर बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है तब तक नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका स्ट्रक्चर हीम के साथ मिलता है, हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ, इसलिए ये स्ट्रक्चर बॉडी इजीली एडॉप्ट कर लेगा। और अल्टीमेटली ये जब हम लोग एडमिनिस्टर कराएंगे पेशेंट का बॉडी में, वो जाके कैंसर सेल में एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद वो टारगेट करके उसी कैंसर ट्यूमर को लाइट इरेडिएट करेंगे हम लोग। लाइट इरेडिएशन के बाद वहां पे एक ब्लास्ट होगा और वो कैंसर सेल्स मर जाएगा, वो ट्यूमर पूरी तरीके से
डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ओवर केमोथेराप्यूटिक थेरापी एंड रेडिएशन थेरापी के ऊपर क्या है? ये जो केमिकल है फोटोसेंसिटाइजर, ये केमिकली इनर्ट है, ये रिएक्टिव नहीं है, मतलब ये बॉडी में कुछ डिसएडवांटेज, बॉडी में कुछ उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं शो करता है, टॉक्सिक नहीं है, वेरी सिंपल। इट इज नॉट हैवोक टू ह्यूमन हेल्थ। ये टॉक्सिक नहीं है, ये तभी रिएक्ट करेगा जब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये कुछ नहीं करता, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है। तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन होता है। और आफ्टर एक्युमुलेशन, ऐसा नहीं कि हम लोग बॉडी में इंजेक्ट कराया और उसी टाइम हम लोग ने ट्रिगर कर दिया लाइट, ऐसा नहीं है। इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। हम लोग बॉडी में, पेशेंट का बॉडी में इसको एडमिनिस्टर कराते हैं थ्रू इंट्रावेनस सिस्टम और बाय सम अदर मींस। उसके बाद उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, कभी कभी 2 घंटा, कभी कभी 3 घंटा, कभी कभी आधा घंटा, कभी कभी 2 days 1 day, ऐसा इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। उसके बाद पेशेंट फिर से आना पड़ेगा क्लिनिक में। उसके बाद उसको लाइट से इरेडिएट किया जाता है, पार्टिकुलरली उस टारगेट सेल में। उसके बाद वो सेल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस टाइप का कंपाउंड का नाम है हेमाटोपोर्फिरिन डेरिवेटिव, एंड दैट इज द एक्चुअली इट इज नॉट द फर्स्ट पीडीटी मॉलिक्यूल, it is not the first photosensitizer, actually it is the first photosensitizer which has been studied in detail। ठीक है, तो इसका ये एक्टिव कंपोनेंट का नाम है फोटोफिन क्या है? ओलिगोमेरिक पोर्शन ऑफ हेमाटोपोर्फिरिन इज फोटोफिन। मतलब इसका जो ओलिगोमेरिक पोर्शन है उसको फोटोफिन बोलते हैं। वो बहुत ही एक्टिव मॉलिक्यूल है इन फोटोडायनामिक थेरेपी। इसका ओलिगोमेरिक पोर्शन मींस ये ऐसा ही सेम यूनिट 2 और 3 एक साथ ज्वाइन। ओलिगोमर मतलब क्या है? मतलब वहां पे मोनोमेरिक यूनिट, वो रिपीटिंग यूनिट 2 और 3, मतलब पॉलीमर नहीं है, 10 से रिड्यूस है, 2, 3 और मोर, इसको बोलते हैं ओलिगोमर। तो क्या होता है, हम लोग इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे, पहले हम लोग लाइट से फोटोसेंसिटाइज क्या करते हैं, फोटोसेंसिटाइजर पेशेंट के बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं। आफ्टर दैट इंक्यूबेशन पीरियड लाइट फोटोसेंसिटाइजर में छोड़ते हैं उसी जहां पे, क्योंकि फोटोसेंसिटाइजर पर्टिकुलरली कैंसर सेल के ऊपर ही जाके एक्युमुलेट होगा, नॉर्मल हेल्दी सेल के ऊपर एक्युमुलेट नहीं होगा। क्यों, ये सब मैं बोलूंगा। तो लाइट से हम लोग फोटोसेंसिटाइजर को एक्साइट किया, उसके बाद फोटोसेंसिटाइजर एक्साइट हो गया, उसका एक्साइटेड स्टेट में गया। तो फोटोसेंसिटाइजर क्या है? एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को जब भी लाइट देंगे उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज एक्साइट होने से उसका नेक्स्ट जो टारगेट रहता है फिर से ग्राउंड स्टेट में आना। तो वो क्या करेगा, फिर से ग्राउंड स्टेट में आने का कोशिश करेगा। तो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ सकता है और इनडायरेक्टली मतलब ये जो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है वो कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा। एनर्जी ट्रांसफर करके टिश्यू में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हम लोग को पता है टिश्यू में ऑक्सीजन रहता है, टिश्यू में ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन को वो सिंगलेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। सिंगलेट ऑक्सीजन एक बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज है, और वो सिंगलेट ऑक्सीजन जाके जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल में बायोमोलिक्यूल्स होता है, प्रोटीन, लिपिड्स, एमिनो एसिड बहुत सारा होता है। सेल मींस कैंसर सेल, वो कैंसर सेल के साथ वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद वो सेलुलर टॉक्सिसिटी मतलब सेल डेथ होता है। वो जो सिंगलेट ऑक्सीजन होता है ना, वो सिंगलेट ऑक्सीजन वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्लास्ट करता है वहां पे। ऑक्सीडेशन मींस अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मींस क्या है? ब्लास्ट। हम लोग को पता है जो आग जलता है मतलब क्या है, वो ऑक्सीडेशन ही होता है, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मींस सेल डैमेज। तो यहाँ पे जाके वो सिंगलेट ऑक्सीजन बना, वो सेल को डैमेज कर लेगा बाय ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं सेलुलर टॉक्सिसिटी एंड सेल डेथ। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। हम लोग पहले ड्रग लेंगे, उसको पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड पेशेंट को हम लोग लाइट इरेडिएट करेंगे उस पर्टिकुलर सेल में, और वहां पे ब्लास्ट होगा और सेल मर जाएगा। कैंसर विल बी क्योर्ड कंप्लीटली। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा टेक्निक। और लाइट जो है उसका रेंज कुछ ऐसा होता है 700 to 800 नैनोमीटर, मतलब इन द फार विजिबल एंड में लाइट हम लोग देते हैं, उसी लाइट से हम लोग देते हैं। मतलब पकड़ लो, विजिबल लाइट से हम लोग क्या करते हैं, इरेडिएट करते हैं। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही अच्छा है, उतना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा सेल के अंदर, और जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा उतना अंदर तक वो सेल को जाके मार सकता है। जनरली देखा गया उतना हाई वेवलेंथ से अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ मॉलिक्यूल नहीं बना जिसका वेव मतलब जो बहुत ही हाई वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता हो। ये एक्चुअली डिपेंड करता है फोटोसेंसिटाइजर कौन सा रेंज में एब्जॉर्ब करता है। तो मैक्सिमम फोटोसेंसिटाइजर देखा गया इसी रेंज में एब्जॉर्ब करता है, जितना हाई वेवलेंथ होगा उतना ही अच्छा होगा एक्चुअली। तो इसीलिए अभी तक इतना हाई वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करने वाला फोटोसेंसिटाइजर इतना अच्छे से मतलब मार्केट में नहीं आया। तो इसीलिए ये थेरेपी इज यूज्ड जनरली इन नेक कैंसर, esophageal कैंसर, ब्रेन एंड ब्रेस्ट कैंसर एंड सिमिलरली स्किन कैंसर। दिस टाइप ऑफ कैंसर में ये यूज होता है। ठीक है, जहां पे एक्सपोजर इज इजी, ज्यादा डीप नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, तो यही है एक्चुअली। अभी हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे एक फोटोसेंसिटाइजर लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके बाद ऑक्सीजन को रिएक्टिव ऑक्सीजन बनाता है, उसके बाद कैसे सेल डेथ होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? ओके।
ओके, तो हम लोगों ने बेसिक ऑफ फोटोडायनेमिक थेरेपी समझ लिया। हम लोगों ने क्या किया, पेशेंट के बॉडी में एक फोटोसेंसिटाइजर इंजेक्ट करते हैं। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड पेशेंट फिर से आता है क्लिनिक। आने के बाद पेशेंट को टारगेट करके उस सेल में, कैंसर सेल में हम लोग क्या करते हैं, लाइट इरेडिएट करते हैं। उसके बाद वहां पे एक ब्लास्ट होता है, कैंसर सेल डेथ होता है। वेरी सिंपल। अगर विदाउट फोटोसेंसिटाइजर हम लोग उस टारगेट सेल को लाइट इरेडिएशन कर पाएंगे क्या? यस, कर पाएंगे, लेकिन उस केस में सेल डेथ नहीं होगा। विदाउट फोटोसेंसिटाइजर वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन, सेल डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वहां पे कोई ऑक्सीडेशन, वहां पे कोई ब्लास्ट नहीं होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब जो भी हो रहा है बिकॉज ऑफ फोटोसेंसिटाइजर ही हो रहा है, सिर्फ लाइट देने से नहीं होगा। अभी फोटोसेंसिटाइजर देने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, वही अभी हम लोग इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फोटोडायनेमिक थेरेपी में देखने वाले। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एडमिनिस्टर कर लिया एक फोटोसेंसिटाइजर पेशेंट के बॉडी में, वो कैंसर सेल में जाके एक्यूमुलेट हो गया आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद वो टारगेट कैंसर ट्यूमर को हम लोग क्या करते हैं, लाइट से इरेडिएट करते हैं। तो टारगेट कैंसर ट्यूमर में क्या है, फोटोसेंसिटाइजर है। वो फोटोसेंसिटाइजर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके कुछ ऐसा था, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है फोटोसेंसिटाइजर, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा रहता है, ग्राउंड स्टेट में पेयर रहता है। तो जब एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, कोई भी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। कुछ ऐसा एक्साइट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। तो याद रखना ये सिंगलेट क्यों है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन है ग्राउंड स्टेट में, इसलिए इसको बोला सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। सिमिलरली यहाँ पे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, ये दोनों एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन ये सिंगलेट है क्योंकि दोनों ही अपोजिट स्पिन है। सिमिलरली ये भी एक एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है। कब ट्रिपलेट बोलेंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल होगा। जब दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी पैरेलल होगा तब उसको सिंगलेट बोलेंगे। तो ये गया सिंगलेट और ट्रिपलेट का डेफिनेशन। हमेशा याद रखना, ट्रिपलेट थोड़ा एनर्जी कम होता है सिंगलेट से, सिंगलेट का एनर्जी ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग को पता है ट्रिपलेट मींस दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का डिफरेंट ऑर्बिटल में, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो रहा है। एंड सिंगलेट मींस दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन का लेकिन सेम ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल में रिपल्शन ज्यादा होगा। वेरी सिंपल। तो अगर कोई भी सिस्टम का ग्राउंड स्टेट सिंगलेट का एनर्जी ये है, ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट का एनर्जी ये होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट इसका ये होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट ऑफ सिंगलेट ये होगा। तो दोनों का एक्साइटेड स्टेट देखो, ट्रिपलेट का एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी सिंगलेट के एक्साइटेड स्टेट के कम है, इसीलिए हम लोगों ने ट्रिपलेट स्टेट का एनर्जी सिंगलेट से कम दिया। तो इलेक्ट्रॉन S0 से S1 S2 S3 कहीं पे भी जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी हायर एनर्जी में जाएगा उसका टेंडेंसी रहेगा फिर से ग्राउंड स्टेट में आने का। तो सिंगलेट स्टेट में चला गया, पकड़ लो S1 में गया, S2 में गया, S3 में गया, तो वो वापस कैसे आएगा, वापस आ सकता है, पकड़ लो S3 में गया इलेक्ट्रॉन, तो S3 से फिर से S2 में आएगा, S2 में गया इलेक्ट्रॉन, S2 से S1 में आएगा, तो S3 टू S2, S2 टू S1, ऐसा ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, बोलते हैं इंटरनल कन्वर्शन। ये सब नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे नीचे आ रहा है विदाउट एमिटिंग एनी टाइप ऑफ रेडिएशन। मतलब मींस रेडिएशन वो एमिट करता है, वो विजिबल रेंज में नहीं आता, इसलिए हम लोग नहीं देखते, किसी और रेंज में हो सकता है। सिमिलरली जब S1 में आ जाएगा, S1 से वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट में आके ये काफी एनर्जी गैप काफी ज्यादा है और ये इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। जब S1 से S0 में आएगा इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस, और ये रेडिएटिव है। ये रेडिएटिव क्यों है, क्योंकि ये जब काफी एनर्जी गैप ज्यादा है ना, S1 से जब S0 में आता है वो एक्सेस एनर्जी रिलीज करता है और वो एमिशन विजिबल रेंज में होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। कोई कलर्ड लाइट छोड़ेगा, सिंपल। तो ये एक प्रोसेस का, तो जनरल हर मॉलिक्यूल ऐसे ही ट्रांजिशन करता है, S0 से S1 S2 S3, उसके बाद वापस S0 ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। नॉर्मल हर मॉलिक्यूल मतलब फ्लोरोसेंस दिखाता है। लेकिन फोटोसेंसिटाइजर में क्या खासियत है, फोटोसेंसिटाइजर क्या होता है, यहाँ पे S जब भी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वो डायरेक्टली S0 में नहीं आता है, वो कभी कभी क्या करता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। हर सिंगलेट का एक ट्रिपलेट स्टेट रहता है, याद रखना। ट्रिपलेट स्टेट मतलब कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे था, पकड़ लो, जाम करके ऐसा हुआ ना, ऐसा था, उसका स्पिन चेंज हो गया। स्पिन चेंज मतलब ये एक एनर्जी स्टेट, ये दूसरा एनर्जी स्टेट, तो वही एनर्जी स्टेट को हम लोग डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो इलेक्ट्रॉन ने अपना एनर्जी स्टेट चेंज किया, पहले सिंगलेट था, अभी ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट मींस कुछ ऐसा हो गया। अभी ग्राउंड स्टेट में एक दो ग्राउंड स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट दोनों पैरेलल है, कुछ ऐसा है। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी ये ऐसा ही है, और यहाँ पे एक ऐसा था, ऐसा था, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाम करके ऐसे गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया। तो देखो इन दोनों का रिलेशन ट्रिपलेट हुआ, इन दोनों का रिलेशन हुआ सिंगलेट, ये दोनों का रिलेशन हुआ सिंगलेट, ये दोनों का रिलेशन हुआ ट्रिपलेट। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन सिंगलेट से ट्रिपलेट में कैसे जाएगा, बाय इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में चला गया, मतलब मॉलिक्यूल अभी ट्रिपलेट स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन ट्रिपलेट स्टेट में है, मतलब कंपैरेटिवली ट्रिपलेट स्टेट सिंगलेट स्टेट से कंपैरेटिवली स्टेबल है। हम लोग देख रहे हैं इसका एनर्जी थोड़ा नीचे है, और ऊपर से ट्रिपलेट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा ही, लेकिन उस प्रोसेस को अभी हम लोग बोलेंगे
फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो है, ये जो प्रोसेस काफी स्लो है। क्यों स्लो है? बिकॉज ये ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है, ये ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का सिमेट्री सेम नहीं है। ये ट्रिपलेट स्टेट है, ये सिंगलेट स्टेट है। ट्रिपलेट टू सिंगलेट ऐसे ही ट्रांजिशन नहीं होता। ट्रिपलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होने से क्या होगा? देखो, पहले इलेक्ट्रॉन था ऐसा, दोनों ऑपोजिट। ट्रिपलेट में कुछ ऐसा है, ऐसा है। तो ये जब नीचे आएगा, फिर से सिंगल स्टेट में आएगा S0 में, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये तो ऐसे था, ये ऐसे हो जाएगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक ही ऑर्बिटल में दो सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो ट्रिपलेट टू सिंगलेट ये सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये इतना इजीली नहीं होता है, बहुत ही स्लो होता है। मतलब क्या है? मॉलिक्यूल जब ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है, मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस वो इजीली ग्राउंड स्टेट में नहीं आ पाता। मतलब मॉलिक्यूल को काफी टाइम मिल जाता है। तो वो खुद को स्टेबलाइज कैसे करेगा? वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। तो वो खुद को कैसे स्टेबलाइज करेगा? वो खुद को ये टाइप 1 और टाइप 2 से स्टेबलाइज करेगा। मतलब उसका एनर्जी तो हाई है, दो इट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट स्टेट, स्टिल इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब हाई एनर्जी स्टेट, मतलब ये अनस्टेबल है। वो अपना एनर्जी को डिसिपेट करने का कोशिश करेगा। वो अपना एनर्जी को कैसे डिसिपेट करेगा? ये दो प्रोसेस से करेगा। कैसे? देखो, टाइप 1 में क्या होता है? ये जो अपना एक्सेस एनर्जी है, एक्सेस एनर्जेटिकली हाई हो गया ना फोटोसिंथेसिस, वो क्या करता है टाइप 1 में? वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। किसको? आर। आर मतलब क्या है? आर मतलब बायोमोलिक्यूल्स। कैंसर सेल का जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, कैंसर सेल मतलब क्या है? कैंसर सेल में प्रोटीन, लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो वहां पे जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहता है ना, प्रोटीन्स बोलो, लिपिड्स बोलो, एमिनो एसिड बोलो, उन सब के साथ हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेगा। रिएक्शन क्यों करेगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक्साइटेड स्टेट में है। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बायोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगा। बायोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के बाद वो बायोमोलिक्यूल्स एक रेडिकल क्रिएट करेगा। वो रेडिकल्स वो आसपास का जो टिश्यू है, टिश्यू में ऑक्सीजन रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनाएगा। एंड दीज आर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। जब ये सब ऑक्सीजन रेडिकल जनरेट हो जाएगा टिश्यू में, कौन सा टिश्यू में? कैंसर सेल का टिश्यू, क्योंकि सब इंसिडेंट कैंसर सेल में ही हो रहा है। तो अभी हमारे पास कैंसर सेल में पहले नॉर्मल ऑक्सीजन था, अभी रिएक्टिव ऑक्सीजन हो गया। वो ऑक्सीजन कैंसर सेल का डीएनए के साथ रिएक्ट करेगा, डीएनए के साथ बाइंड करेगा। क्यों? अभी वो रिएक्टिव ऑक्सीजन हो गया। डीएनए का साथ बाइंड करना मतलब डीएनए को डिस्ट्रॉय करना, एंड डीएनए को डिस्ट्रॉय करना मींस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब सेलुलर डैमेज, मतलब सेल डेथ। अगर सेल का कैंसर सेल का डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, सेल बचेगा क्या? नहीं बचेगा, सेल डेथ हो जाएगा। तो इस तरह अब हमारा फोटोसिंथेसिस टाइप 1 मैकेनिज्म करके सेल को डिस्ट्रॉय करता है। सिमिलरली टाइप 2 भी एक मैकेनिज्म है। टाइप 2 में क्या होता है? देखो, यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है। फोटोसिंथेसिस अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है। किसको? जो आसपास का टिश्यू में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो होगा ही, टिश्यू में ऑक्सीजन रहता है, हम लोग को पता है। आसपास का ऑक्सीजन मतलब कैंसर सेल में जो ऑक्सीजन है, वो सब ऑक्सीजन को सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट करता है। ये सिंगलेट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव, सिंगलेट ऑक्सीजन आर हाईली रिएक्टिव। याद रखना, हमेशा ऑक्सीजन जो हम लोग देखते हैं, हम लोग जो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, सब ऑक्सीजन ट्रिपलेट स्टेट में होता है। ट्रिपलेट स्टेट मतलब क्या है? अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे, देखना ऑक्सीजन का जो हायर पाई स्टार ऑर्बिटल, एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वहां पे दो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह है, दो सेम एनर्जी में दो ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन ऐसे सिंगली फील्ड है। इसको ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। ये स्टेबल है, कंपैरेटिवली उसका ऑक्सीजन का स्टेबल स्टेट है ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? उसी ट्रिपलेट स्टेट को, ट्रिपलेट ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर करके ऑक्सीजन अभी एनर्जी गेन कर लिया। एनर्जी गेन करके क्या हुआ पता है? ये अपना ट्रिपलेट स्टेट कन्वर्टेड टू सिंगलेट स्टेट, व्हिच इज हाईली अनस्टेबल। इट इज अगेंस्ट हुन्स रूल। इट इज अगेंस्ट हुन्स रूल। तो इसीलिए अभी ऑक्सीजन बहुत ही अनस्टेबल हो गया। फिर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेलुलर डैमेज, सेल डेथ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है? जो अनस्टेबल ऑक्सीजन जनरेट होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, वो जाके डीएनए से अटैक करता है। किसका? कैंसर सेल का डीएनए, और डीएनए के साथ बाइंड करता है किसी भी तरह। कभी कभी इपॉक्साइड बनाता है, कभी कभी डायोल बनाता है, मतलब सिंपल डीएनए को डैमेज करता है। डीएनए में डबल बॉन्ड्स रहता है, वो डबल बॉन्ड को जाके अटैक करता है, डीएनए डैमेज हो जाता है, और डीएनए डैमेज मींस सेल डेथ। इसी तरह ये दो प्रोसेस से हमारा फोटोसेंसिटाइजर कैंसर सेल को डैमेज करता है। वेरी सिंपल। और देखा गया टाइप 2 इज मोर कॉमन देन टाइप 1। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म है टाइप 1 एंड टाइप 2 का। टाइप 1 में क्या हो रहा है? देखो, पहले S0 में था इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट में, हम लोगों ने लाइट दिया तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में गया। उसके बाद ISC हुआ। ISC होना बहुत ही जरूरी है। ISC होना क्यों जरूरी है? क्योंकि याद रखना,
कोई भी फोटोसेंसिटाइजर अगर सिंगलेट स्टेट से आईएससी ना हुआ तो क्या होगा, वो टाइप 1 एंड टाइप 2 मैकेनिज्म नहीं होगा। तुम लोग बोल सकते हो क्यों नहीं होगा, S1 स्टेट से भी तो ये अपना एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। हाँ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोसेस काफी रैपिड होता है, काफी फास्ट होता है, काफी फास्ट। क्यों, सिंगलेट से सिंगलेट सेम सिमेट्री, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है फट करके नीचे आ जाता है। लेकिन वंस आईएससी होके ट्रिपलेट में चला गया तब इलेक्ट्रॉन का सिमेट्री चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इतना इजीली सिंगलेट में नहीं आ पाता, उसको काफी टाइम मिलता है। तो उस टाइम वो टाइम मिलता है ना, इसीलिए वो जो टिश्यू का ऑक्सीजन है, टिश्यू का बायोमोलिक्यूल्स है, उसके साथ रिएक्ट करता है। टाइप 1 में देखा फोटोसिंथेसिस बायोमोलिक्यूल के साथ फास्ट रिएक्ट करता है, वो बायोमोलिक्यूल्स ऑक्सीजन को रिएक्टिव ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। टाइप 2 में देखा फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली ट्रिपलेट ऑक्सीजन को सिंगलेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, और वो सिंगलेट ऑक्सीजन सेल का डीएनए को डैमेज करता है, अल्टीमेटली कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। दो मैकेनिज्म। लेकिन सिंगलेट स्टेट में क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगलेट स्टेट काफी फास्ट है, उसको उतना टाइम नहीं मिलता कि अपना एनर्जी ट्रांसफर करे और ये टाइप 1 एंड टाइप 2 टाइप मैकेनिज्म करे। वायरस ट्रिपलेट में पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ट्रिपलेट में फोटोसेंसिटाइजर को काफी टाइम मिल रहा है। क्यों टाइम मिल रहा है, क्योंकि वो चाहकर भी ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ पा रहा है। क्यों, बिकॉज इट इज सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन, ये नहीं आ पाएगा। सिंपल। तो टाइप 1 मैकेनिज्म क्या है, पहले S0 से S1 गया, S1 से ISC होकर ट्रिपलेट स्टेट में गया, कोई भी ट्रिपलेट स्टेट में गया। उसके बाद ट्रिपलेट स्टेट R मतलब बायोमोलिक्यूल के साथ क्या किया, फोटो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, करके देखो R को R माइनस रेडिकल कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, रेडिकल फॉर्मेशन हुआ। और S क्या हुआ, ये ट्रिपलेट स्टेट था ना फोटोसिंथेसिस का, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन R को दिया, R को देके वो खुद स्टेबल हो गया, स्टेबल होकर S0 में आ गया, S0 में आ गया, साथ में एक प्लस भी लेके आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया किसको, बायोमोलिक्यूल को। उल्टा भी हो सकता है, ट्रिपलेट स्टेट का जो फोटोसेंसिटाइजर है वो बायोमोलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बायोमोलिक्यूल को रेडिकल कैटायन बना देगा और वो खुद रेडिकल एनायन बन जाएगा, अल्टीमेटली S0 में आ जाएगा। तो ये दो प्रोसेस से वो R रेडिकल जनरेट कर रहा है, मतलब बायोमोलिक्यूल का रेडिकल, और वो R रेडिकल जाके जो ऑक्सीजन रहता है टिश्यू का, ऑक्सीजन को रिएक्टिव ऑक्सीजन बना देता है, ये सब, और ये सब जाके सेल को डैमेज करता है। वायरस टाइप 2 में क्या होता है, S0 से S1 में जाता है, S1 से ISC होके, S1 से क्या हुआ, ये ISC होके ट्रिपलेट स्टेट में गया। अभी ट्रिपलेट स्टेट कोई बायोमोलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली जो टिश्यू का ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन में अपना एक्सेस एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो एनर्जी अभी ऑक्सीजन एनर्जी ले लिया, और वो एनर्जी क्या करेगा, वो एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके वो पहले ट्रिपलेट तब हो गया सिंगलेट, देखो ट्रिपलेट से सिंगलेट का एनर्जी हाई है, तो ट्रिपलेट से वो सिंगलेट ऑक्सीजन हो गया। सिंगलेट ऑक्सीजन मींस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। वो ऑक्सीजन जाके क्या करेगा, बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ही अनस्टेबल है, वो जो सामने मिलेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। सामने कौन मिलेगा, सेल, कौन सा सेल, कैंसर सेल। कैंसर सेल में क्या है, प्रोटीन, लिपिड, बायोमोलिक्यूल्स जो भी है, डीएनए होता है, उन सब में डबल बॉन्ड्स रहता है। वो डबल बॉन्ड्स को जाके ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा, अटैक करके वो डीएनए को ही डैमेज कर देगा। वो अगर डीएनए डैमेज हो गया, अल्टीमेटली सेल डिस्ट्रक्शन, सेल डेथ। वेरी सिंपल। तो इसी तरह फोटोसिंथेसिस काम करता है। पहले S0 से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ISC होना बहुत ही जरूरी है, ये याद रखना, एफिशिएंट ISC होना ही पड़ेगा। अगर ISC नहीं होता है तो वो फोटोसेंसिटाइजर टाइप 1 एंड टाइप 2 मैकेनिज्म नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये ISC होना बहुत ही जरूरी है। हर मॉलिक्यूल ISC नहीं करता, इसीलिए हम लोग जब फोटोसेंसिटाइजर बनाते हैं हम लोग को ये ध्यान में रखना होता है कि ताकि फोटोसेंसिटाइजर ISC करे, एफिशिएंट ISC करे, क्योंकि हम लोगों ने देखा सिंगलेट स्टेट में ये इस टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बोलो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोलो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगलेट स्टेट में हम लोग को बहुत ही कम टाइम मिलता है। वैसे ट्रिपलेट स्टेट में काफी टाइम मिलता है, वो जाके रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, बायोमोलिक्यूल के साथ। तो दो टाइप का मैकेनिज्म मैंने दिखाया, यही दो टाइप का मैकेनिज्म है, और इसी तरह कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है कौन, हमारा फोटोसेंसिटाइजर। समझ में आया, वेरी सिंपल। पहले फोटोसेंसिटाइजर एडमिनिस्टर्ड हुआ बॉडी में, पेशेंट का बॉडी में, वो कैंसर सेल में जाके एक्युमुलेट हो गया, उसके बाद वो कैंसर सेल को हम लोगों ने टारगेट किया लाइट से, फोटोसेंसिटाइजर एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद का स्टोरी तुम लोगों को पता है कैसे हुआ, उसके बाद कैसे सेल डैमेज होता है पूरा तुम लोगों ने समझ लिया, वेरी सिंपल। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह डीएनए के साथ बाइंड करता है, एक दो बाइंडिंग प्रोसेस में दिखाऊंगा, कैसे हमारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डीएनए के साथ बाइंड करता है और डीएनए को डैमेज करता है। डीएनए डैमेज मींस सेल डेथ, हम लोग को पता है, तो कैसे होता है ये चीज। और दूसरी बात, अच्छा फोटोसेंसिटाइजर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए वो हम लोग देखेंगे। और ये होल प्रोसेस का एक बेनिफिट क्या है पता है, ये जो फोटोसेंसिटाइजर है, ये फोटोसेंसिटाइजर टॉक्सिक नहीं है, और दूसरी बात ये है ये हेल्दी सेल को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम लोग को पता है फोटोसेंसिटाइजर जो है वो सिर्फ कैंसर सेल में एक्युमुलेट होता है, हेल्दी सेल में बहुत ही कम एक्युमुलेट होता है। अगर हेल्दी सेल में एक्युमुलेट नहीं हो रहा है, मतलब अगर बाय एक्सीडेंट लाइट हेल्दी सेल में चला भी गया
तो वहां पे भी वो सेल को डिस्ट्रक्ट कर पाएगा, क्योंकि वहां पे भी सेल है, वहां पे भी डीएनए है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि फोटोसेंसिटाइजर का जो कंसंट्रेशन होता है हेल्दी सेल में बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। इसीलिए ये थोड़ा सेफ है बाकी थेराप्यूटिक इफेक्ट से, जैसे केमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी से। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज एक्चुअली मेन इज द सिलेक्टिविटी। ये जो फोटोडायनेमिक थेरापी है, सिलेक्टिविटी इज द हॉलमार्क। सिलेक्टिविटी इज द हॉलमार्क ऑफ क्या? फोटोडायनेमिक थेरापी। मतलब क्या है? ये सिलेक्टिवली कैंसर सेल को मारता है, क्योंकि हम लोग को पता है ये हेल्दी सेल में एक्युमुलेट नहीं होता, कैंसर सेल में एक्युमुलेट होता है, तो हेल्दी सेल मरने का चांस ही नहीं है, तो अल्टीमेटली कैंसर सेल का ही डेथ होता है। ठीक है, ओके। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि पीडीटी का पूरा मैकेनिज्म अभी हम लोग को पता है कैसे होता है। हम लोगों ने देखा कैसे फोटोसेंसिटाइजर कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ पे मैंने एक दिखाया, ये सब एक मॉडल है। जैसे देखो यहाँ पे कैसे फोटोसेंसिटाइजर सिंगलेट ऑक्सीजन बनाता है, एंड कैसे वो सिंगलेट ऑक्सीजन, मैंने बोला है, जो कैंसर सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है, कैसे सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है बाय रिएक्टिंग विद द बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट ओवर देयर और द डीएनए ऑफ द सेल। तो यहाँ पे देखो प्रोटीन जो लेयर होता है, प्रोटीन कोट होता है जो सेल का, वहां पे क्या होता है, इस टाइप का मॉलिक्यूल्स रहता है। तो इस टाइप का मॉलिक्यूल के साथ जो सिंगलेट ऑक्सीजन जनरेट होता है, हाईली अनस्टेबल सिंगलेट ऑक्सीजन, किस टाइप का रिएक्शन करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने शो किया, अगर चाहो तो ये सब तुम लोग लिख के रख सकते हो, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे कैसे ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड में रिएक्शन हुआ, हर जगह पे देखो डबल बॉन्ड के साथ ये सिंगलेट ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया। तो ऐसे करने से क्या होता है, जो प्रोटीन का जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चरल चेंज हो गया ना, तो उसका एक्चुअल एक्टिविटी चेंज हो जाता है। एज ए रिजल्ट सेल का जो फंक्शनिंग है वो बंद हो जाता है। सिमिलरली अगर बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, तो सेल का, क्योंकि वो सब मॉलिक्यूल्स ही तो अल्टीमेट सेल का फंक्शनिंग के लिए रिस्पांसिबल है, तो वो सब मॉलिक्यूल्स ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो मतलब क्या है, सेल का फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली कैसे डीएनए के साथ बाइंड करता है, देखो डीएनए क्या होता है, सेल का डीएनए क्या होता है, हम लोग को पता है, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, हम लोग को पता है डीएनए में कौन कौन सा बेस होता है। वो सब बेसेस के साथ सिंगलेट ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। मैंने यहाँ पे एक बेस दिखाया, ऐसा हर एक बेस के साथ सिंगलेट ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया ग्वानिन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, देखो ग्वानिन का स्ट्रक्चरल चेंज, यहाँ पे ग्वानिन नॉर्मल ग्वानिन है जो बॉन्ड किया हुआ है डीएनए में। आफ्टर दैट जब सिंगलेट ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट किया, कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर आ गया, बाद में देखो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, इससे भी आगे जाता है और कुछ, मतलब क्या हो रहा है, अल्टीमेट जो ग्वानिन का स्ट्रक्चर है, जो यूजुअली डीएनए में एटीजीसी का पेयर होता है, हम लोग को पता है, यूजुअली वो जो एक दूसरा बेस के साथ पेयरिंग करता है, तो यूजुअली जिस स्ट्रक्चर से पेयरिंग करता है, अभी वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन बाय सिंगलेट ऑक्सीजन। तो अभी अगर वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो उसका जो पेयर है, उसका जो काउंटर पेयर है, मतलब जिसके साथ वो पेयरिंग करता है इन जनरल, उसके साथ पेयरिंग करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने एक जगह पे दिखाया, ऐसा बहुत सारा जगह में जहां जहां पे ग्वानिन होगा वहां पे ब्रेकेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, मैंने दिखाया स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तब हाइड्रोजन बॉन्ड, हम लोगों को पता है डीएनए कैसे बनता है, दो बेस जब हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड करते हैं तब ऐसा स्ट्रैंड बनता है। अगर ग्वानिन का खुद का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, तो वो दूसरा बेस के साथ कैसे बॉन्ड करेगा, ये इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड करता था, अभी ये स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, ऑल्टर हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए ब्रेकेज हो जाएगा, स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएगा। डीएनए ब्रेकेज मींस डीएनए डैमेज, मींस अल्टीमेटली इट लीड्स टू सेल डेथ, वेरी सिंपल। तो इसी तरह सिंगलेट ऑक्सीजन डीएनए के साथ बाइंड होता है, रिजल्टिंग डीएनए डैमेज एंड सेल डेथ। तो ऐसा ये काफी कुछ एग्जांपल्स है, और भी एग्जांपल्स तुम लोग को मिल जाएगा, अगर बुक्स फॉलो करोगे, पेपर्स फॉलो करोगे तो मिल जाएगा बहुत सारा एग्जांपल। ऐसे हर एक बेस के साथ सिंगलेट ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है, ऐसे हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हमारा सिंगलेट ऑक्सीजन रिएक्ट करके डिस्ट्रॉय करेगा सेल को। क्लियर। सिमिलरली हम लोग को पता है एक और चीज, मैंने बार बार बोला कि फोटोसेंसिटाइजर का जो एक्युमुलेशन है वो कैंसरस सेल के ऊपर ज्यादा है देन नॉर्मल हेल्दी सेल। वो क्यों, एक्चुअली वो एक प्रोटीन की वजह से। कैंसरस सेल क्या करता है, लिपोप्रोटीन, लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी भी करता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे देखा गया एक्चुअली इट इज नॉट अंडरस्टूड क्लियरली, इट इज नॉट एक्चुअली, ऐसा नहीं कि ये 100% करेक्ट है, ऐसा नहीं है, एक आइडिया है, अभी तक इसका प्रॉपर रीजन पता नहीं चला क्यों फोटोसेंसिटाइजर बाइंड विद कैंसर टिश्यू इन हाई कंसंट्रेशन देन विद द नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, इसका रीजन एग्जैक्टली पता नहीं चला साइंटिस्ट लोगों को, या अंडर डेवलपमेंट है एक्चुअली, लेकिन इसका एक लॉजिक बताया गया कि देखा गया जो कैंसरस सेल होता है वो
उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है। और लिपोप्रोटीन और जो फोटोसेंसिटाइजर का जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ होता है, जनरल जो फोटोसेंसिटाइजर बनाया गया उसका बाइंडिंग स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारा जो हेल्दी सेल है वो बहुत ही कम जनरेट करता है। वायरस देखा गया जो प्रोलिफरेटिंग सेल होता है, प्रोलिफरेटिंग सेल मतलब जो एकदम अनकंट्रोल ग्रोथ वाला सेल, मतलब कैंसर सेल के बारे में बोल रहा हूं, उस टाइप का सेल में वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, इसीलिए जो हमारा जो टारगेट फोटोसेंसिटाइजर है वो जाके कैंसर सेल में ज्यादा कंसंट्रेशन में बाइंड होता है और नॉर्मल सेल में कम। और कम मतलब ये देखा गया बहुत कम। अगर हम लोग कैंसर सेल के साथ कंपेयर करेंगे बहुत कम होता है नॉर्मल सेल में। ऐसा नहीं कि नॉर्मल सेल में बाइंड नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल सेल में भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है, नॉर्मल सेल में भी रहता है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा कैंसर सेल में लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है। इसके वजह से जो लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमारा फोटोसेंसिटाइजर के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। इसीलिए क्या होता है, फोटोसेंसिटाइजर ज्यादा कंसंट्रेशन में बाइंड करता है कैंसरस सेल के साथ। ठीक है, तो इसी तरह फोटोसेंसिटाइजर क्या होता है, एक्युमुलेट हो जाता है कैंसरस सेल में, जब लाइट देंगे वहां पे बर्स्ट हो जाएगा। तो इसका कुछ डिमेरिट्स भी है, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इज पॉसिबल, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्या देखा गया, ये मैंने बार-बार पहले एक बात बोला था, जितना ज्यादा वेवलेंथ में हमारा फोटोसेंसिटाइजर एब्जॉर्ब करेगा उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा वेवलेंथ हम लोग लाइट का देंगे उतना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा। और सेल का मतलब जो कैंसर टिश्यू है वो पूरा होमोजेनियस नहीं है, तो इसका अंदर जैसा है बाहर एकदम सेम नहीं है, होमोजेनियस नहीं, इनहोमोजेनिटी है इसमें। तो बिकॉज ऑफ द इनहोमोजेनिटी फोटोसेंसिटाइजर का कंसंट्रेशन हर जगह पे सेम नहीं होता, और हर जगह पे सेम नहीं होता बोल के हम लोग जब लाइट देते हर जगह पे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन जनरेट नहीं होता। और हर जगह पे अगर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगा तो डिफरेंट जगह में डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिएक्शंस होगा एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ डैमेज होगा, डैमेज का भी सेम नहीं होगा। तो देखा गया, इसीलिए ये अभी भी डेवलपमेंट में है, जितना अच्छा फोटोसेंसिटाइजर बनेगा उतना ही अच्छा है। अभी ये एक बात हुआ कि कितना अच्छा फोटोसेंसिटाइजर अच्छा कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आइडियल फोटोसेंसिटाइजर का एक कुछ लिस्ट दिया मैंने, मस्ट लोकलाइज इन द टारगेट टिश्यू, मतलब मस्ट लोकलाइज, जो हम लोग टारगेट टिश्यू टारगेट किया कैंसर का, हम लोग जो फोटोसेंसिटाइजर देंगे उसका एबिलिटी होना पड़ेगा उस टारगेट टिश्यू के लिए, जितना ज्यादा एबिलिटी होगा उतना ज्यादा वहां पे जाके एक्युमुलेट होगा। ठीक है, इसका एक रीजन मैंने बोला लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसका और भी बहुत सारा रीजन है एक्चुअली, तुम लोगों को मिल जाएगा। तो इट इज वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट, शॉर्ट टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्युमुलेशन, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड। ड्रग एडमिनिस्टर किया उसके 5 दिन बाद हम लोगों ने लाइट ट्रिगर किया, ऐसा नहीं है। ऐसा होने से क्या होता है, कुछ फोटोसेंसिटाइजर बॉडी से निकल जाता है। हम लोग पता है, हम लोग मतलब बॉडी से क्या होता है, बॉडी में नहीं रहता है, धीरे धीरे बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जितना कम इंटरवल रहेगा बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्युमुलेशन उतना ही अच्छा है। सेकंड, थर्ड इज हाई यील्ड्स ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन। हाई यील्ड्स ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए, हाई यील्ड्स ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन के लिए चाहिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए एफिशिएंट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। एफिशिएंट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यहां पे हम लोग एक पॉइंट बिठा सकते हैं, नंबर 7 पॉइंट, एफिशिएंट आईएससी। एफिशिएंट आईएससी ये रिलेटेड है इसके साथ। जब एफिशिएंट आईएससी होगा हाई यील्ड्स ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन होगा, क्योंकि हम लोग को टाइम मिलेगा। हम लोगों ने देखा टाइप 1 टाइप 2 मैकेनिज्म होता है। और दूसरी बात, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना पड़ेगा। हम लोगों को पता है बॉडी का हर एक टिश्यू में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेम नहीं होता है, बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन सैचुरेशन डिफरेंट होता है। तो जिस पार्ट में ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ही कम है वहां पे ये फोटोडायनेमिक थेरेपी इतना एफिशिएंट नहीं होगा। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होना पड़ेगा तभी जाके ज्यादा मात्रा में सिंगलेट ऑक्सीजन जनरेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिड क्लियरेंस फ्रॉम द नॉर्मल टिश्यू। जो फोटोसेंसिटाइजर नॉर्मल टिश्यू में जाता है, कैंसर टिश्यू में गया, उसको हम लोगों ने ट्रिगर किया लाइट से, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। अभी बॉडी में बहुत सारा टिश्यू है जहां पे ये फोटोसेंसिटाइजर एक्युमुलेट होके बैठा है। हम लोगों ने बोला थोड़ा बहुत होता है, तो वो जितना जल्दी बॉडी से निकल जाएगा उतना अच्छा फोटोसेंसिटाइजर वो है। ठीक है, मतलब उसका सोल्यूबिलिटी वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग उसको उसमें हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक ग्रुप लगाएंगे, उसके हिसाब से वो होगा, वाटर सोल्यूबल लिपिड सोल्यूबल होगा, उसके हिसाब से वो बॉडी से निकल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट, लो टॉक्सिसिटी इन डार्क। लो टॉक्सिसिटी इन डार्क मींस फोटोसेंसिटाइजर मैंने पहले ही बोला इट इज एक्टिव इन लाइट। तो जनरली क्या होता है, आफ्टर फोटोडायनेमिक थेरेपी पेशेंट को लाइट से बहुत दिनों तक, 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक लाइट से दूर रहना पड़ता है। जनरली दिस मेथड इज वेरी एफिशिएंट इन स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर टाइप। मैंने पहले ही बोला जो इजीली एक्सपोज है,
नेक, ब्रेन, स्किन। तो वो सब जगह में आफ्टर ट्रीटमेंट क्या होता है, पेशेंट को डार्क में रहना पड़ता है ताकि लाइट सेंसिटिविटी ना हो। तब स्किन में रैशेस हो सकता है, स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो जितना लो टॉक्सिसिटी डार्क होगा उतना अच्छा फोटोसेंसिटाइजर होगा। नेक्स्ट इज एक्टिवेटेड बाय वेवलेंथ विद गुड पेनिट्रेशन। एक्टिवेटेड बाय वेवलेंथ, ऐसा एक वेवलेंथ में एक्टिवेट होना चाहिए हम लोग का फोटोसेंसिटाइजर जहां पे अच्छा पेनिट्रेशन हो। ऐसा देखा गया कि 400 नैनोमीटर में भी कुछ कुछ फोटोसेंसिटाइजर सेंसिटाइज होता है, लेकिन 400 नैनोमीटर बहुत छोटा है। उसमें क्या होता है, ज्यादा पेनिट्रेट नहीं होता है लाइट। अगर लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाता है तो देखो, सेल तो ऐसा नहीं कि ये मेरा हाथ है, यहाँ पे भी सेल है, अंदर भी सेल है ना, तो कैंसर जब होगा यहाँ पे भी होगा, अंदर भी होगा। तो लाइट अगर यहां से ही चला गया तो यहाँ का सेल मरेगा, लेकिन फोटोसेंसिटाइजर यहाँ पे भी है, अंदर भी है, लेकिन लाइट ही अंदर नहीं घुस पाया तो फोटोसेंसिटाइजर को एक्साइट कैसे कर पाएगा। तो फोटोसेंसिटाइजर तो पूरा हर एक सेल में चला गया, हम लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन लाइट को भी तो जाना पड़ेगा। तो लाइट को जाने के लिए लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है, इतना भी ज्यादा नहीं कि एक लिमिट है, मतलब कंपैरेटिवली 400 नैनोमीटर तो कम ही है। हम लोगों ने देखा जनरल जो स्टैंडर्ड है 700 800 या उससे ज्यादा अभी तक स्टार्टिंग नहीं किया गया इतना अच्छे से, क्योंकि फोटोसेंसिटाइजर नहीं बना उस लेवल का। तो वही एक्चुअली डेवलपमेंट चल रहा है। तो एक्टिवेटेड बाय वेवलेंथ विद गुड पेनिट्रेशन, मतलब वेवलेंथ थोड़ा बहुत ज्यादा होना जरूरी है। और नेक्स्ट इज एफिशिएंट आईएससी। ये हम लोग को पता चला, जितना एफिशिएंट आईएससी होगा, सिंगलेट टू ट्रिपलेट कन्वर्शन, उतना ही अच्छा फोटोसेंसिटाइजर होगा, क्योंकि उतना ही टाइम मिलेगा, उतना ही टाइप 1 एंड टाइप 2 मैकेनिज्म करेगा और उतना ही सेल डिस्ट्रक्शन होगा। क्लियर? तो यही है एक्चुअली फोटोडायनेमिक थेरेपी। तो यही सब है। यहाँ पे और भी है, फोटोसेंसिटाइजर का टाइप है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सब मैं कभी बाद में बोलूंगा, लेकिन इस क्लास के लिए इतना ही। हम लोगों ने देखा कैसे फोटोडायनेमिक थेरेपी होता है, क्या है इसका बेसिक, क्या है, कैसे एक फोटोसेंसिटाइजर काम करता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आइडियल फोटोसेंसिटाइजर क्या होता है, क्यों फोटोसेंसिटाइजर कैंसर सेल में ज्यादा एक्युमुलेट होता है, ये सब देखा। और कैसे डीएनए एंड बायोमोलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है सिंगलेट ऑक्सीजन, ये भी देखा। तो आई होप ये क्लास अच्छा लगा होगा। ये जो एक क्लास की तरह नहीं, एक मतलब एक डिस्कशन की तरह, आई होप तुम लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।